दिव्या बाहर से दौड़ कर आई और माँ को खाना खाते देखकर पास में बैठ गई। उसकी सौतेली माँ सविता ने उसे तुरंत डांट दिया। चल भाग यहाँ से, बस दो ही काम आते हैं तुझे, खेलना और खाना। माँ, बहुत भूख लगी है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था ना, तो आपने कहा खाना नहीं तैयार है। अब तो खाना भी तैयार है। करमजली मूर्ख, देख नहीं रही है मैं खा रही हूँ। जा पहले जले हुए बर्तन मांज दे, तब तक मैं खा लूंगी, तो इस बर्तन को भी मांज देना। हाँ, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी, मैं खाना खुद निकाल सकती हूँ। रसोई के खाने को हाथ मत लगाना, मैं बाद में परोस दूंगी। तेरे गंदे हाथ पैर रसोई को भी गंदा कर देंगे। दिव्या को बहुत दुख हुआ। भूख से परेशान होकर भी बर्तन मांजने चली गई। एक बर्तन में थोड़ा सा चावल लगा हुआ था। दिव्या की भूख उसे बर्दाश्त न हुई, इसलिए उसने वही चावल खाना शुरू कर दिया। इतने में सविता आ गई। क्यों रे नालायक, तेरे मुंह कैसे चल रहा है? तूने चोरी से क्या खाया, सच सच बता, वरना मार मार के तेरा सर फोड़ दूंगी। माँ, कुछ नहीं, यही बर्तन में लगा हुआ चावल खा लिया। देख लीजिए, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तेरे मुंह में सफेद चीनी दिखाई दे रही है, सच बोल, चुरा कर खाई? नहीं माँ, चीनी का बर्तन तो बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है, मैं तो कूद कर भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। बातें मत बना, तेजी से हाथ चला। इसके बाद सारे कपड़े धोने हैं, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर सविता गुस्से में चली गई और दिव्या बेचारी किस्मत की मारी बर्तन मांजने लगी। उससे झिड़की, गालियाँ और डांट सुनने की आदत पड़ गई थी। कहीं बार मार भी खानी पड़ती थी। ठीक से खाना भी नहीं मिलता था, हमेशा बासी खाना उसके हिस्से में आता था। दिव्या जैसे ही बर्तन मांज कर खड़ी हुई, उसने माँ की तरफ नजर दौड़ाई। उसे लगा सविता माँ अब उसके लिए खाना निकालेगी। सविता खटिया पर लेट रही। जा, मेरे मुंह क्या देख रही है? कपड़े भी धोने हैं, जा जल्दी से धो ले। दिव्या बेचारी ऊपर देखने लगी और अपनी बेबसी पर भगवान से मन ही मन सवाल पूछने लगी। ऊपर क्या देख रही है? क्या ऊपर से तेरी माँ आएगी कपड़े धोने के लिए? दिव्या बेचारी बाल्टी के अंदर कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चल पड़ी। सविता जाकर सो गई। दिव्या ने जैसे ही बाल्टी को हाथ लगाया, ऊपर से हल्की आवाज के साथ रोशनी नीचे आ गई। दिव्या ऊपर देखने लगी। एक सुंदर परी हाथ में जादुई छड़ी लेकर नीचे आ गई। छड़ी की रोशनी बाल्टी पर पड़ी और एक चमत्कार हुआ। दिव्या, ऐसा लगता है बहुत परेशान हो, खाना भी नहीं खाया है। चलो पहले खाना खा लो, इसके बाद दूसरा काम होगा। परी रानी, आप कहाँ से आ गई? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ। अभी मैंने सुना था कि तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ ऊपर से आएगी कपड़े धोने के लिए, तो माँ ऊपर से आ गई कपड़े धोने के लिए। नहीं नहीं, आप परी रानी हो, आपसे मैं काम भला क्यों करवाऊंगी? सुनो बेटी, पहले खाना खा लो, बाकी बातें होती रहेंगी। एक बात और, मुझे परी रानी नहीं, परी माँ कहकर बुलाओ। सामने चमचमाते बर्तन में 26 व्यंजन सजे हुए थे। देखते ही दिव्या के मुंह में पानी आ गया। दूसरे ही पल उसे अपने बाल्टी में पड़े हुए कपड़ों की चिंता हुई। परी माँ, मैं कपड़ा धो लूं, उसके बाद भोजन करती हूँ। कपड़े तो धुल गए हैं। चलो अब जल्दी से पेट के चूहों को शांत करो। दिव्या प्यार से खाने लगी और परी रानी मुस्कुराने लगी। इतने में सविता वहाँ आ गई। उसे परी रानी नहीं दिखाई पड़ रही थी। वो दिव्या को इतना शानदार खाना खाते देखकर चौंक गई। उसे गुस्सा भी आ गया। नालायक, ये इतना अच्छा खाना कहाँ से लाई तू? कपड़ा कौन धोएगा? कौन सा कपड़ा? माँ, वो तो धुल गया, अब तो खाने दो। क्या कहा? अभी? अचानक सविता की आवाज बंद हो गई और वो आगे भी नहीं बढ़ पाई, जैसे उसके पैर में किसी ने ब्रेक लगा दिए हो। क्या हो रहा? माँ, क्यों हकला रही हो? आपके पैरों को क्या हो गया? सविता परेशान हो गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन परी का जादू गजब ढा रहा था। परी रानी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सविता डर कर पसीने से नहा रही थी।
माँ एक काम करिए, आराम से खटिए पर बैठिए, भूख लगी हो तो बोलिए। अरे क्या बताऊं, क्या करूं, हिल भी नहीं पा रही हूँ, बैठूं कैसे। दिव्या समझ गई कि परी माँ ने सविता माँ के पैरों को जकड़ दिया है। उसे दया आ गई। वो परी माँ की तरफ देखकर आंखों के इशारे से निवेदन करने लगी। परी माँ ने अपने जादुई प्रभाव से सविता को मुक्त कर दिया। सविता चुपचाप चली गई और अपने खटिया पर लेट गई। शाम हुई और सविता ने दिव्या को बहुत सारा काम दे दिया, जैसे सारे घर की पूरी सफाई, अनाज की बोरियां रखवाना, फुलवारी के सारे फूल तोड़ना, सारी घास काटना, पौधों की सिंचाई इत्यादि। ये सारे काम एक इंसान के लिए एक दिन में होने वाले नहीं थे। फिर भी दिव्या ने उन्हें करने के लिए कमर कस ली। दिव्या ने जिस काम में भी हाथ लगाया वो आसानी से होता चला गया। इधर दिव्या का हाथ चल रहा था और उधर परी माँ का जादू चल रहा था। देखते ही देखते सारे काम बड़े आसानी से हो गए। सविता ने आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे बड़ी ईर्ष्या भी हो गई। क्यों रे कलमोही, जैसा जादू खेल रही है, अब तेरा कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। माँ मैं कोई जादू नहीं खेल रही हूँ, आपके कहे अनुसार सारे काम हो रहा है, फिर भी आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। मुझे तो तेरा चेहरा देखकर ही गुस्सा आ जाता है। अपना मुंह काला कर, मेरी नजरों के सामने से हट जा। इतना कहते ही सविता का पूरा मुंह काला हो गया और वो बड़ी भयानक दिखने लगी। दिव्या उसे आश्चर्य से देखने लगी। एक पड़ोसन चुन्नी आ गई। अरे बाप रे दिव्या, ये तेरे घर में काली डायन कहाँ से आ गई? सविता को बुला और इसको भगा। अरे चुन्नी, भांग पी कर आई है क्या? मैं ही सविता हूँ, पहचान नहीं पा रही है? अरे बाप रे, डायन अपने आप को सविता बता रही है। सविता जल्दी से बाहर आ, जल्दी से देख, ये कलमुही हमें उल्लू बना रही है। पागल चुन्नी, रुक जा, अभी तुझे बताती हूँ। अरे चुन्नी चाची, यही सविता माँ है, पता नहीं कैसे इनका चेहरा। क्या कहा? क्या हुआ मेरे चेहरे को? चुन्नी समझ गई। अरे सविता, ये बड़ी अजीब बात है, मेकअप भी किया तो काला मेकअप। सविता दौड़कर अंदर गई और आईना लेकर आ गई और जब अपना चेहरा आईने में देखा तो खुद डर गई। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? सब इसी दिव्या का काला जादू है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रात हो गई। दिव्या अपनी खटिया पर सोई हुई थी। सरिता डंडा लेकर उसे मारने के लिए वहां पहुंच गई। वो जैसे ही डंडा उठाकर सोती हुई दिव्या को मारने चली, डंडा ने उलटकर उसी को ही मार दिया। दिव्या ने दोबारा कोशिश की तो वही अंजाम हुआ। परी माँ ने अपने चमत्कारी प्रभाव से सविता को पूरी तरह से बांध दिया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। परी माँ सामने आ गई। उन्होंने दिव्या को गले से लगा लिया। सविता देखकर चौंक गई। सविता, ये सारे जादू दिव्या ने नहीं किए हैं। तुम्हारे गलत क्रियाकलाप और अत्याचार के कारण मुझे ही सब कुछ करने की जरूरत पड़ी। तुम्हारा मुंह काला हुआ, फिर भी तुम बाज नहीं आई। जो बेटी तुम्हें माँ का दर्जा देती रही, तुम्हारा हर कहना मानती रही, उसे ही तुम कष्ट पर कष्ट देती गई। क्या यही अगर तुम्हारी औलाद होती तो फिर तुम उसके साथ यही करती? इतनी कठोर मत बनो। याद रहे, इसी तरह पाप का घड़ा भरने के बाद कर्म दंड जरूर मिलता है। इसकी सगी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये परी माँ अब सदैव इसके साथ रहेगी। अब दिव्या कोई अत्याचार नहीं सहेगी। परी रानी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ। मैं अब दिव्या को कोई कष्ट नहीं दूंगी। अब मुझे अपना मुंह काला नहीं करवाना है। आप विश्वास कीजिए, मैं इसे सदैव अपनी पुत्री की तरह प्यार से ही रखूंगी। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग हैरान थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई,
थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर गन्ने का रस पीकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और सिर्फ एक ही गन्ने का रस है यह? क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। कमाल की बात है। यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा 1 लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला। फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे, क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी होती है, वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ता आया। उसने रस का लोटा अकबर को दिया। रस पीकर अकबर ने पीपल का एक पत्ता उठाकर कहा, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर के जाने के बाद किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? फिर जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। फिर उन्होंने उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार क़हक़हों से गूंज उठा।